जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की जो वैकेंसियां हैं वो आ चुकी हैं और इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है। आप इसका जो फॉर्म है वो घर बैठे भी भर सकते हैं। इसके लिए इसका हम जो आपको फॉर्म भर के पूरा दिखाने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं esb.mponline.gov.in। इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं उपलब्ध सेवाओं वाली ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो आवेदन है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 15 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसका जो फॉर्म भरने से पहले इसकी जो प्रोफाइल बनाई जाती है। अगर आपके पास इसकी जो प्रोफाइल आप नहीं बना पाते हैं तो इसके लिए हम इसका वीडियो एक अलग से डाल देंगे। अभी हम जो इसका फटाफट आपको एक एक फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। तो इसका जो प्रोफाइल बनाने का वीडियो भी हम बाद में डाल देंगे, लेकिन अभी इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रीन टिक से आ रहा है आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के अंतर्गत प्राइमरी टीचर टेट 2024 हेतु आवेदन, यानी कि यहाँ पर इसके जो आप रूल बुक है आप इसको अच्छे से भली भांति पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पर इसको आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो अगर आप जो भी इसका जो फॉर्म भरेंगे इसमें जो पोर्टल चार्ज है वो 60 रुपये अलग से लगने वाला है। एमपी ऑनलाइन के थ्रू अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो इसका जो पोर्टल चार्ज है वो 60 रुपये लगने वाला है। और अगर कस्टमर अगर खुद के माध्यम से भरता है तो इसमें जो यूजर सिटीजन यूजर के माध्यम से इसमें जो 20 रुपये है वो अलग से लगने वाला है। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। तो इसके बाद हम सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आपने जो भी इसमें जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इसका जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पर फिल करेंगे। जो आपका पास इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर हम फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कर लें और उसके बाद यहाँ पर अभी हम इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर सम जो हमारा पंजीयन नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो इसमें जो कैप्चर है इसको हम फिल कर लेते हैं। हम आपको खाली इसकी एक डेमो जानकारी दिखा रहे हैं। आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ है उसको आप फिल करेंगे और उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमने अभी इसकी जो प्रोफाइल बनाई है डेमो के लिए, डेमो आपको खाली समझाने के लिए वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। आपकी जो भी यहाँ पर जानकारी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है तो इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसे ही हम आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर ये जो 33 नंबर पैराग्राफ है इस पर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई प्रोफाइल पंजीयन में अगर संशोधन करना है तो यहाँ से आप इसको फिर से संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके नाम में डेट ऑफ बर्थ वगैरह में अगर कोई भी समस्या रहती है तो आप यहाँ पर दोबारा से इसको प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 34 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं संवर्ग, यानी कि आप इसमें से अगर कोई भी कैटेगरी में आते हैं, अगर भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, बिना वर्ग के हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप भूतपूर्व सैनिक से हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। हमारी स्थिति में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इस पर बिना वर्ग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
अब उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा छूट संबंधी अन्य जानकारी, यानी कि अगर यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं अगर इनको एज में छूट चाहिए तो अगर ये कैंडिडेट अगर इसमें कुछ है अगर आप पर तो इसको आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। पहला है अगर यदि आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी अथवा नगर सैनिक अगर हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में नहीं है तो हमने नहीं पर क्लिक किया। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। क्या आप विधवा परिपक्वता तलाकशुदा हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। उसके बाद क्या आप शिक्षक हैं, इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। ये 39 पॉइंट में आप दिया गया है कि आप अतिथि शिक्षक है, यानी कि मध्य प्रदेश में ये जो अभी अपना अतिथि शिक्षक का जो कार्य जो अभी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इसका वो चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर आपके पास है, अगर आपने कम से कम 3 साल का यहाँ पर अगर आपके पास अनुभव है तो ही आप इसको यस करें, अन्यथा नो नो पर क्लिक करें। इस चीज़ का आप ध्यान कर रखें। अभी हमारी स्थिति में हम पर नहीं है तो हम इस पर नो पर क्लिक करते हैं। अब इसके ना बाद यहाँ पर 40 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का चयन प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत हैं वह भी पात्र परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे आवेदक को उस तिथि के अनुसूची उपाधि धारता किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। यानी कि इसमें दिया है जो भी अगर जैसे डीएलएड अगर जो भी छात्र अभी जो अंतिम वर्ष में हैं वो ऐसे छात्र यहाँ पर परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे। लेकिन उसके लिए इसकी जो एक यहाँ पर पात्रता दी गई है कि जो भी इनको इसके जो इनका जो टेस्ट होने के बाद इसका डीएलएड का होने के बाद इसकी एक परीक्षा और होती है, उस टाइम तक इनका जो मार्कशीट होना अनिवार्य, उनका मतलब मार्कशीट सेकेंड ईयर का आना अनिवार्य रखा गया है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। और अब इसमें यहाँ पर नीचे दिया है कृपया दिए गए शैक्षणिक योग्यता में प्रशिक्षण योग्यता के आप उत्तीर्ण हैं तथा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं विकल्प का चयन करें। यानी कि आप डीएलएड वगैरह जो आप कर रहे हैं वो आपका कंप्लीट है कि नहीं है। 12वीं के साथ इसमें डीएलएड कंप्लीट चाहिए। अगर डीएलएड बीएड वगैरह अगर आपका कंप्लीट है तो उत्तीर्ण है तो ये उत्तीर्ण पर क्लिक करें। अगर आप इसमें अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो अंतिम वर्ष पर करें। अगर जैसे हमारी स्थिति में हम उत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप अगर सेकेंड ईयर में अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर दिया है अंतिम वर्ष में अध्ययन उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट दिया है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, यानी कि आपने 12वीं जो है 50% अंकों के साथ पास किया हो तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा तथा इसके समकक्ष, यानी कि आपने 12वीं पास किया हो और डीएलएड आपके पास 2 साल का है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यानी कि ए को सिलेक्ट करें। अगर आपने कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं पास किया है और तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त से विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने 12वीं में 50% अंकों के साथ अगर आपने शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीएड अगर आपके पास है तो सी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और इसी तरह अगर आपने 12वीं 50% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो आप इसको डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा उसके समकक्ष है तो आप ई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह से 6 नंबर में संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तर माध्यमिक शिक्षा शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित योग्यता में डीएलएड तथा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये वाला अगर है तो आप इसको इस पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में हमारे पास अभी 12वीं में 50% पूरा है और इसके साथ साथ हमारे पास डीएलएड है तो हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को यानी कि ए को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पर पात्रता परीक्षा के प्रश्न के भागों में विषयों की सूची हेतु चयन का भाग एक भाषा 1 और भाषा 2 को यहाँ पर हमें चयन करना होता है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट में आप अगर आप कौन सी भाषा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट में हिंदी को या अंग्रेजी को या संस्कृत या उर्दू को, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट जो भाषा है वो हिंदी सिलेक्ट किया, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो हिंदी को ही सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड जो चॉइस जो लैंग्वेज है, आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। आपने जो फर्स्ट में लैंग्वेज अगर हिंदी चॉइस किया है तो सेकंड में भी हिंदी नहीं कर सकते हैं। आप वो जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर लें, जैसे या तो अंग्रेजी में कर लें या फिर संस्कृत या फिर उर्दू। जैसे हमारी स्थिति में हमने इसको संस्कृत या उर्दू में से एक ले लेते हैं। जैसे हमने संस्कृत को किया, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो संस्कृत या उर्दू में से एक लेते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगता है वो सेकंड भाषा को यहाँ पर रख सकते हैं। अब 42 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, आपके द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा किस माध्यम से उत्तीर्ण की है, यानी कि आपने जो 12वीं की परीक्षा है वो किस माध्यम से उत्तीर्ण किए है, हिंदी या अंग्रेजी या अन्य। अगर आपने हिंदी से किया है तो हम हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। आपने अगर 12वीं अगर अंग्रेजी माध्यम से किया है तो आप अंग्रेजी माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्थिति में हमने हिंदी से पास किया है तो हम हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आप अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने करने या कराने में सक्षम हैं? अगर इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। अगर आपने इसको टिक किया तो जहाँ तक है जब आपका चयन होगा तो इसमें जो आपको इंग्लिश मीडियम में आपको आगे भेजा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप किस माध्यम से इसमें करना चाहते हैं। अगर इसमें जो अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कराने में सक्षम है तो वहाँ पर क्लिक करें, अन्यथा अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में हमने इसको नो किया। आपका अगर अंग्रेजी में अध्यापन कराने में सक्षम है तो आप यहाँ पर यस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 44 नंबर पॉइंट में दिया गया है, नियंत्रित पत्रकारिता को अपनी अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक व अन्य अर्हता रखते हैं, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है उसके आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो वहाँ पर क्लिक करें। अगर नहीं पर क्लिक कर देते हैं तो आप इसके जो फॉर्म के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें परीक्षा सेंटर यहाँ पर पूछा गया है। प्रथम में आप जो भी अपना जो नज़दीकी जो भी परीक्षा सेंटर रखना चाहते हैं वो अपना माध्यम अपने जो ये आपको रखना है, आपके जो सुटेबल हो उस हिसाब से रख सकते हैं। हमने मान लिया अपने हिसाब से यहाँ पर जो नज़दीक नज़दीक है वो हमने अपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपको जो भी नज़दीक हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर घोषणा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस चीज़ को आप भली भांति एक दो बार और चेक कर लें। चेक करने के बाद ही अपना जो फॉर्म है इसको सबमिट करें। आप अपने जो प्रोफाइल को भी अच्छे से चेक कर लें, इसमें अगर कोई भी समस्या रहती है तो उसको भली भांति चेक कर लें। अगर नाम में वगैरह में कोई भी अगर दिक्कत रहती है तो इसको आप एक बार और दो बार चेक कर लें। हालांकि इसमें संशोधन की जो दिनांक है वो 20 तारीख दी गई है, लेकिन फिर भी आप दो चार बार एक बार जितना हो उसको चेक कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। हमने अच्छी तरह से अपने फॉर्म को चेक कर लिया, हमारे फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसको घोषणा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाता है। जैसा कि भी आप आगे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आवेदन क्रमांक है वो यहाँ पर आ चुका है। इसको आप यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर को है अपना कहीं पर नोट डाउन कर लें या इसको कॉपी कर लें, क्योंकि इसकी जो आवश्यकता है बाद में पड़ने वाली है। अगर आपका पेमेंट एक बार में फेल्ड हो जाता है तो इसको बार बार फॉर्म को नहीं भरना पड़ेगा। आप यहाँ पर इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप फिल करके और पासवर्ड को डाल के यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से दोबारा से पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। अभी हमारी स्थिति में हमारा ये भुगतान नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर भुगतान करने के लिए यहाँ पर इसको प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है। इसको पहले हमें यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इस PDF को सेव कर लें। सेव करने के बाद इसका जो PDF है वो हमारे पास सेव हो जाता है। और जैसे मान लीजिए हम आपको खाली एक समझाने के लिए कर रहे हैं, अगर आपको के पास सेव करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप खाली इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। पेमेंट गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो हमने जैसे यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसका जो पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आप इसका जो पेमेंट है आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। जहाँ तक है इसका जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड के माध्यम से करें या नेट बैंकिंग के माध्यम से करें तो
क्योंकि इसका जो पेमेंट फेल होने के चांस वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कम होता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कम होता है। लेकिन यूपीआई के माध्यम से कभी कभी पेमेंट फेल हो जाता है, तो आप जिस माध्यम से भी करना चाहते हैं तीनों में से वो उस माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद इसका जो भुगतान है वो स्लिप, वो इसका जो प्रिंट आउट है वो निकल के आ जाता है। उस प्रिंट आउट को आप भली भांति अच्छे से संभाल के रख लें, क्योंकि इस जॉब का जो प्रिंट आउट है उसकी जो आगे तक ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसका जो प्रिंट आउट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इसको अच्छे से भली भांति आप संभाल के रख सकते हैं। और तो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।